ग्लोबल रेल्म के बंदों से मिला हूं, तू सबसे ऊपर है, लेकिन ये मत सोच कि तू मुझे रोक सकता है, बिकॉज यू कांट। और जैसे ही वो अपनी बात खत्म करता है, जुनचंग चियाओ अपने स्पिरिचुअल सोर्ड को फिर से शीथ करता है, बिना जल्दबाजी, बिना पैनिक, जैसे वो लड़ाई पहले ही जीत चुका हो, और कहता है, इस पूरे प्लेस में बस एक ही शख्स है जो ये डिसाइड करता है कि कौन यहां से जा सकता है और कौन नहीं, और वो है हमारा सेक्ट लीडर। और फिर एक पल रुककर कहता है, और BTW, एक और बंदा है जो यहां आ रहा है, और उसके आते ही तेरा निकल पाना असंभव हो जाएगा। और जैसे ही वो ये कहता है, एल्डर वेई ऊपर आसमान की तरफ देखने लगता है। उसके चेहरे पर एक सटल सा एक्साइटमेंट होता है, जैसे कोई बड़ा नाम स्टेज पर आने वाला हो, और वो कामली कहता है, लगता है वो आ रहा है। डेमन अब पूरी तरह डिस्टर्ब्ड होता है, उसकी टोन एकदम डिफेंसिव में जाती है, और वो चिल्ला पड़ता है, तुम बात किसकी कर रहे हो, कौन आने वाला है? लेकिन अंदर से सोचता है कि ये लोग बस मुझे ब्लफ मार रहे हैं ताकि मैं डरा रहूं। लेकिन तभी जून का चेहरा सीरियस हो जाता है, और वो अपनी स्पिरिचुअल सोर्ड को थोड़ा आगे करते हुए बहुत शांत लहजे में कहता है, मुझे पूरी सर्टेनिटी नहीं है कि वो वही है, लेकिन मेरी सोर्ड कभी झूठ नहीं बोलती, और ये मुझे बता रही है कि जो आ रहा है उसका नाम है जीमान, द सोर्ड गॉड। और बस जैसे ही वो नाम लिया जाता है, आसमान से एक इकलौता शख्स नीचे उतरता है, हवा का प्रेशर रुक जाता है, पूरा माहौल फ्रीज हो जाता है, और आवाज गूंजती है, ही इज हियर। और जैसे ही वो सामने आता है, नरेटर की आवाज हमें बताती है कि ये है जीमान, द सोर्ड गॉड। और उसके आते ही डेमन की हालत कांपने लगती है, उसकी सांसें अटक जाती हैं, और उसका दिमाग इंटरनली चिल्लाने लगता है, क्या ये वही है जिसके बारे में उस समय हिंट मिला था? क्या वो खतरा जो मेरी सोल को फाड़ सकता है, ये वही है? और जिस पल उसकी नजर जी-मैन पर जाती है, वो खुद को स्टेबल रखने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी धड़कनों की रफ्तार उसे बिट्रे कर रही होती है। जैसे ही जी-मैन की प्रेजेंस महसूस होती है, डीमन का पूरा शरीर अपने आप तेजी से कांपने लगता है, दिल की धड़कनें बेकाबू हो जाती हैं, और उसके अंदर से एक प्राइमल इंस्टिंक्ट जागती है जो उसे साफ साफ सिग्नल देती है कि उसे जी-मैन से लड़ना नहीं है, इससे जितनी जल्दी हो सके दूर निकल जाना चाहिए। और इस फीलिंग के साथ ही वो डीमन पूरी जान लगाकर वहां से भागने लगता है, लेकिन भागते वक्त भी उसका दिमाग सवालों में उलझा रहता है। आखिर यह जी-मैन है कौन? ये कैसा डीमन है जो इतनी काल्म एनर्जी के साथ इतनी इंटेंस थ्रेट बन गया है? लेकिन इसी सोच के बीच ही जी-मैन एकदम ठंडी नजरों से अपनी उंगली पर एनर्जी कंडेंस करता है, और उसी कंडेंस्ड लाइट से एक ऐसा स्लैश छोड़ता है जो हवा को चीरता हुआ उस भागते डीमन की गर्दन पर सीधा स्ट्राइक करता है। और जैसे ही वो एनर्जी उसकी स्किन को टच करती है, उसकी गर्दन से गहरा काला और गर्म खून फाउंटेन की तरह निकलता है। डीमन चीखते हुए जी-मैन की तरफ पलट कर देखता है और हकबकाकर बोलता है, आखिर तू है कौन? कहां से आ गया ये मॉन्स्टर? लेकिन अब जी-मैन के हाथ में कोई ऑर्डिनरी सोर्ड नहीं, बल्कि एक ऐसी एनर्जी ब्लेड है जिसे उसने प्योर लाइट को कंडेंस करके मैनिफेस्ट किया है, इतनी साफ, इतनी प्रिसाइज कि उसमें कोई रिफ्लेक्शन तक नहीं दिख रहा, और ना ही कोई फॉर्म। ये सोर्ड इतनी प्योर है कि खुद डीमन भी हैरान होकर चिल्ला पड़ता है। इस सोर्ड में ना कोई शैडो है, ना कोई वेट, सिर्फ कंडेंस्ड लाइट है। ये क्या टेक्निक है? ये कैसी सोर्ड मास्टरी है? जिस पर जी-मैन बड़े आराम से जवाब देता है, ये मेरी खुद की बनाई हुई टेक्निक है। एक ऐसी तकनीक जहां मैं कैजुअली सोर्ड वेव्स को इस्तेमाल करता हूं, और ऑनेस्टली मुझे खुद भी नहीं पता कि इसमें कितनी टेक्निक्स मिक्स हो चुकी हैं, क्योंकि मैंने इसे परफॉर्मेंस के लिए नहीं बनाया, ये मेरे एग्जिस्टेंस का हिस्सा है। और उसकी इस बात के बाद उसकी पूरी पर्सनैलिटी ऑरोरा की तरह रेडिएट करने लगती है। अब जी-मैन अपनी एनर्जी काल्म रखे हुए एल्डर गुचांग की तरफ देखता है, और गुचांग उसकी तरफ। दोनों एक दूसरे को डायरेक्ट आंखों में देखकर स्कैन कर रहे होते हैं, जैसे दो गैलेक्सीज आपस में टकराने वाली हों। और इस इलेक्ट्रीफाइंग मोमेंट को देखकर एल्डर वांग अपने मन में सोचता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी को गुचांग का इक्वल मानूंगा, लेकिन जी-मैन, ये बंदा गुचांग का एकमात्र ओपोनेंट है इस पूरी दुनिया में, क्योंकि अगर गुचांग को डिवाइन इमॉर्टल कहा जाए तो जी-मैन को सोर्ड गॉड कहना पड़ेगा। और इन दोनों ने सोर्ड्समैनशिप की वो ऊंचाई छू ली है जहां लेजेंड कहता है कि इन्होंने सोर्ड हार्ट को समझ लिया है, यानी तलवार इनके इमोशन से नहीं, इनके सोल से चलती है। और ये देखकर एल्डर वांग जी-मैन की प्रोफाइल ओपन करता है, जहां रिवील होता है जी-मैन ने अभी अभी परफॉर्मेंस एवरेज रेल्म की मिड स्टेज को क्रॉस कर लिया है। और ये देखकर वांग खुद हैरान रह जाता है, इसका मतलब जी-मैन मुझसे कहीं ज्यादा पावरफुल है। और अगर परफॉर्मेंस एवरेज रेल्म की बात करें तो पूरे यौरी एम्पायर में ऐसा कोई दूसरा एक्सपर्ट नहीं है जो इस लेवल पर पहुंचा हो। और इस रियलाइजेशन के साथ ही एल्डर वांग मुस्कुराते हुए सोचता है, अब ये तो पक्की बात है कि डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट से कोई भी उलझने की कोशिश नहीं करेगा। और इसी सस्पेंस के बीच गुचांग अपनी सोर्ड जी-मैन की तरफ एक्सटेंड करते हुए फाइनली बोलता है। गुचांग जी-मैन की तरफ अपनी सोर्ड को नीचे करते हुए कहता है कि हमारी आखिरी टक्कर फॉरबिडन सिटी के अंदर हुई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें फिर से यहां देखूंगा। और उसके ये कहते ही जी-मैन अपनी सोर्ड को हवा में हल्के से मोड़ते हुए जवाब देता है, तुम अभी भी नोबिलिटी रेल्म में हो, पहले प्रोफाउंड एवरेज रेल्म में ब्रेक थ्रू करो, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ लड़ाई करूंगा। और जी-मैन की ये काम कॉन्फिडेंट टोन सुनते ही एल्डर गुचांग के अंदर का वॉरियर समझ जाता है कि जी-मैन अब परफॉर्म एवरेज रेल्म की मिड स्टेज को पार कर चुका है। और उसी समझ के साथ वो जी-मैन को एक शांत मुस्कान देते हुए कहता है, ठीक है, मैं इसके लिए तैयार रहूंगा। और फिर जी-मैन बड़ी गरिमा के साथ वांग के सामने आता है और झुककर उसे ग्रीट करता है, सेक्ट मास्टर, कृपया मुझे माफ कर दीजिए कि मैं आपको इतने समय बाद ग्रीट कर रहा हूं। और ये ह्यूमिलिटी देखकर पूरे माहौल में एक अद्भुत शांति छा जाती है। लेकिन तभी उस वुंडेड डीमन की नजर गुचांग पर पड़ती है, और वो मन में कैलकुलेशन शुरू कर देता है, जब तक एल्डर गुचांग यहां है तब तक मेरे पास भागने का एक चांस है। जी-मैन भी यहीं है, शायद उसके हाथों से बचकर निकल जाऊं, लेकिन ये मिस्टीरियस सेक्ट मास्टर, ये जो कुछ है ना, ये तो मुझे एक ही अटैक में वेपराइज कर देगा। इसके नीचे जितने लोग काम करते हैं वो भी परफॉर्म एवरेज रेल्म पर हैं, तो फिर ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल होगा। मैं इसके सामने तो धूल भी नहीं हूं। और ये सोचते ही डीमन अपना सिर पकड़कर पागलों की तरह हंसने लगता है और चिल्लाता है, तो आज डेविल यहां फेल हो गया। कोई बात नहीं, अगर मरना ही है तो कम से कम उस मोटे को तो मारकर मरूंगा जिसने हमेशा मेरे सिर में दर्द किया है। और ये कहते ही डीमन पूरी फ्यूरी से लीकिंग पर अटैक करता है, जिसे देखकर लीकिंग रोते रोते चिल्लाता है,
अरे भाई मेरे ऊपर क्यों? मैं अभी एंट्री पीक रेल्म पर भी नहीं पहुंचा हूं। 1 साल बाद शायद ब्रेक थ्रू करूंगा। अभी तो मैं मॉर्टल ही हूं। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी पावर के बाद भी एक कमजोर इंसान को मार रहे हो। लेकिन उससे पहले कि डीमन का अटैक उसे चीर कर रख दे, एल्डर गू चांग लाइटनिंग स्पीड से अपनी एनर्जी रिलीज करता है और लीकिंग को बचा लेता है। लेकिन उसकी रोब की पीछे की पेंट फट जाती है और कुछ शैलो कट्स उसके शरीर पर आ जाते हैं, जिससे लीकिंग बुरी तरह घबराकर जमीन पर गिर जाता है। और वहीं पड़ा हुआ वो अपने मन में सोचता है, इस डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट के लोग इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि मुझे किसी भी खतरे से बचा सकते हैं। इसीलिए अब चाहे मैं किसी को भी ऑफेंड कर दूं, मुझे तो कोई छू भी नहीं पाएगा। लेकिन उसका यह घमंड ज्यादा देर टिक नहीं पाता, क्योंकि उसी पल जी मैन एकदम शांत चेहरा रखते हुए अपनी 2 उंगलियां उस डीमन के माथे पर टिका देता है और बिल्कुल सटीक फोकस के साथ कहता है, सेक्ट लीडर, अब मुझे बताओ इसके साथ क्या करना है। जैसे ही सीन शुरू होता है, वेंग उस डीमन से कहता है, देखो तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन हैं। पहला ये कि जितना भी पैसा स्पिरिचुअल स्टोन या वैल्यूएबल्स है सब कुछ मुझे सौंप दो और हमारे डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट को ज्वाइन कर लो। और दूसरा ये कि तुम्हें अपनी फर्टिलाइजर टेक्निक से इस जगह की फार्मिंग करनी होगी, यहाँ के प्लांट्स और फ्लावर्स की देखभाल करनी होगी। और वेंग मन ही मन सोच रहा होता है कि अगर मैं इस डिमन जवान शाह को अपने सेक्ट में भर्ती करवा लेता हूँ तो मुझे हाई लेवल सेक्ट पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर ये मना करता है तो भी मैं इसे यहीं पर खत्म करवा दूंगा, जिससे मुझे किल पॉइंट्स तो मिलेंगे ही। और तभी वो डिमन जोर से चिल्लाता है कि डेविल्स को हराया जा सकता है पर झुकाया नहीं जा सकता। और इतने में लीकिंग फुल मजाकिया अंदाज में बोल पड़ता है कि सेक्ट लीडर मुझे लगता है ये सेकंड ऑप्शन ही चूज करेगा, तो क्यों ना मैं इसकी थोड़ी मदद कर दूं। इसकी बॉडी को जमीन में गाड़ दूंगा और उस पर थोड़ा पेशाब कर दूंगा, जिससे जल्द ही इसके शरीर से पौधे और फूल उगने लगेंगे और हमारा सेक्ट और भी खूबसूरत दिखेगा। और लीकिंग की ये बात सुनकर वेंग को उस डिमन से ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये फैटी उस पंच को भूल गया जो मैंने इसे मारा था। मैंने तो सोचा था कि इसे बड़ा होने के बाद इसकी ब्लैक टर्टल स्पिरिट को एक्टिवेट करूंगा, लेकिन अब मैं इसे अभी के अभी फोर्सफुल अवेक कराऊंगा। और गाइज, मैं आपको बता दूं कि लीकिंग की जो इमोर्टल टर्टल फिजिक है वो तभी एक्टिव होती है जब उसे बुरी तरह से पीटा जाए। और तभी हम देखते हैं कि लीकिंग के चेहरे पर एक और जोरदार पंच पड़ता है और वो दूर जाकर गिरता है। लेकिन इस बार पंच किसी और ने नहीं बल्कि लिंग फू ने मारा होता है, जिसे देखकर लीकिंग चौंकते हुए बोलता है कि जूनियर सिस्टर, आपने मुझे क्यों मारा? तो लिंग फू बात घुमाते हुए मासूमियत से कहती है, नहीं ब्रदर, मैंने आपको नहीं मारा। आपके गाल पर मच्छर बैठा था तो मैं तो उसे मार रही थी ताकि वो आपका ब्लड ना पी ले। और ये सुनकर लीकिंग उस मच्छर को ढूंढने में लग जाता है और इधर उधर कूदते हुए बोलता है, मच्छर, तेरी इतनी हिम्मत कि तू इस जीनियस का ब्लड पीने आया? क्या तुझे पता भी है कि मेरा ब्लड कितना प्रेशियस है? और ये सब देखकर डिमन पागल होने की कगार पर पहुंच चुका होता है और वो गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। लेकिन तभी वेंग उसके पास आता है और कुछ कहने ही वाला होता है कि तुम काफी ज्यादा एरोगेंट और प्राउड रखने वाले पर्सन हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एक और मौका देता हूँ कि तुम मेरे सेक्ट को 1 साल के लिए ज्वाइन कर सकते हो। और 1 साल बाद अगर तुम्हें लगे कि जो मेरा सेक्ट है वह तुम्हारे रहने के लायक नहीं है, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें अपने सेक्ट से बाहर जाने का मौका दूंगा और तुम जहां पर भी जाना चाहो तुम जा सकते हो, तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा। और वंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डीमन होता है वो खड़ा होकर जोर से चिल्लाने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जो डेविल होते हैं वह या तो मरते हैं या फिर मारते हैं, लेकिन वे कभी भी किसी के भी हाथों से लेट नहीं होते। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो डीमन होता है वो जमीन पर बैठ जाता है और वो अपने पैसों की जो पोट होती है उसे निकाल के वंग की तरफ कर देता है, जिसके बाद अब वंग जो होता है वो उससे उन पैसों को ले लेता है और पैसों को लेते हुए अपने मन में सोचता है कि जो इसका मुंह है उसके अंदर से काफी बुरी बातें निकलती है, लेकिन उसके बाद भी जो इसकी बॉडी है वो यहाँ पर पूरी तरह से नेस्ट है। और अब जैसे ही वंग उन पैसों को रिसीव करता है उसके पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आ जाती है जहां पर कि उसे 10,000 सेट पॉइंट्स और वहां पर एक रैंडम समन भी मिला होता है, जो देखते ही वंग जो होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं अगर इस डीमन जवान शाह को अपने सेक्ट के अंदर रिक्रूट करूंगा तो उसके बाद मुझे यहाँ पर इतना ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। इसका मतलब मुझे फ्यूचर में पावरफुल से पावरफुल लोगों को ही सेक्ट के अंदर लाना चाहिए, क्योंकि जितना पावरफुल पर्सन होगा मुझे उतना ही अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। और इतना सोचकर जो वंग होता है वो जवान शाह की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि हाँ चलो, अब मुझे तुम यह बताओ कि वो जो तुम लोगों को खाने की बातें कर रहे थे वह क्या था। और इतना बोलकर अब जो वंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो, ये मेरा यहाँ पर डिसीजन तो एक्सेप्ट हो गया है, तो अब मैं इसके जहाँ पर ट्रू नेचर को जानना चाहता हूँ, क्योंकि अगर ये यहाँ पर डेविल हुआ और इस वर्ल्ड के लिए खतरा हुआ तो मैं इसे यहीं पर ही मार दूंगा। और वंग ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो जवान शाह होता है वो हंसते हुए वंग से बोलता है कि अरे बस, वो तो मेरी एक हॉबी है, मैं लोगों को डराने और उनसे मजा लेने के लिए ऐसा बोलता हूँ, लेकिन मैं सच में किसी को भी नहीं खाता। और उसकी इस बात को सुनकर वंग जो होता है वो भी अजीब सा फेस बना लेता है और उसे उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो सिस्टम से बोलता है कि सिस्टम क्या यहाँ पर सही कह रहा है। जो सुनते ही जो सिस्टम होता है वह वंग को बताता है कि हाँ, ये पूरी तरह से सच है। जो सुनकर अब जो वंग होता है वो थोड़ी देर तो उसे ऐसे ही देखता रहता है, लेकिन अगले ही पल वे दोनों जहां पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। और अब वंग जो होता है वो हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये बंदा कितना अजीब है, क्योंकि ये एक डीमन है और उसी के साथ में ये प्रोफाउंड सेक्ट रिलम की पीक पर होता है, लेकिन उसके बाद भी ये लोगों को डराने के लिए इस तरह की चीजों का यूज करता है। अगर सच बताऊं तो जब ये यहाँ पर आया था और इसने आकर यहाँ पर कहा था कि ये हम सभी लोगों को यहाँ पर मार देगा और उसके बाद सभी लोगों को खा जाएगा, तो एक बार के लिए मैं भी यहाँ पर डर गया था। देख भाई, ये बात तो मैं उसे बिल्कुल नहीं बताने वाला, क्योंकि अगर मैंने बता दिया तो सीधा मेरी इज्जत का पोस्टर फाड़ के हवा में उड़ जाएगा। और अब जब ये दोनों सामने खड़े होकर ऐसे हंस रहे हैं जैसे बचपन के 2 जंगली लौंडे हों, तो वहीं लिंग फ्यू की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो हैरानी में बोलती है कि सेक्ट लीडर ने आखिर कौन सी हिडन क्लास टेक्निक निकाल दी जो बस 2-4 लाइनें बोलकर नोबिलिटी रियल्म के टॉप टियर बंदे को भी सेक्ट के अंदर खींच लिया। तभी लीकिंग पूरी बौखलाहट में चीखते हुए बोलता है, सेक्ट लीडर प्लीज इस डेविल को अंदर मत आने दो, वरना ये हमें एक एक करके निकल जाएगा। लेकिन शंकर वैंग जो है वो पूरे स्कैम गॉड वाले स्टाइल में स्माइल करता है और बोलता है, बकचोदी बंद कर, अब और मेरे साथ चलो। और जैसे ही वो बोलता है वो झोपड़ी की तरफ बढ़ता है और लिंग फ्यू पूछ बैठती है कि सेक्ट लीडर हम कहाँ जा रहे हैं। तो वैंग पलटकर बोलता है कि तुम्हें रियल डिवाइन इमोर्टल सेक्ट की झलक दिखाने ले जा रहा हूं।
और जैसे ही लिंग फ्यू ये सुनती है वो बोलती है कि मुझे पहले ही पता था कि एक झोपड़ी इस लेवल के सेक्ट का असली चेहरा नहीं हो सकती। तभी ली किंग भी हंसते हुए बोलता है, फाइनली हम डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट के रियल बेस पर जा रहे हैं। और अब जवान शाह जो है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि भाई मैं पहले ही श्योर था कि ये सेक्ट कोई नॉर्मल जगह नहीं बल्कि सीधा हिडन सेक्ट है, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि परफाउंड एवरेज रियल्म और परफाउंड जनरल रियल्म के एक्सपर्ट किसी लोकल सी झोपड़ी में बैठे हों। और मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा सेक्ट है जहां ये टॉप टियर लोग इतनी शांति से एल्डर बने बैठे हैं। और जैसे ही ये सब सोचते हुए वैंग उन्हें अंदर ले जाता है, हम देखते हैं कि उस झोपड़ी के अंदर जगह बहुत टाइट है और सब लोग एक दूसरे से चिपक कर खड़े हैं। तभी लिंग फू बोलती है कि ये अंदर से तो और भी ज्यादा छोटा लग रहा है, जिस पर वैंग बोलता है कि जरा पीछे हटो, अब मैं असली चीज खोलने वाला हूं। और वो जैसे ही एक टोकन निकालता है पूरा ग्राउंड वाइब देना शुरू कर देता है, जैसे कुछ बड़ा आने वाला हो। और इसे देखकर लिंग फू और ली किंग की आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठती है। लेकिन दूसरी तरफ जवान शाह की हालत ये हो जाती है कि उसका जबड़ा खुला का खुला ही रह जाता है। और तभी वहां सामने एक सीक्रेट दरवाजा प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर वो बोलता है कि आखिर ये डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट है क्या चीज जो इन लोगों ने सीधा एक सीक्रेट रिल्म के अंदर खड़ा कर रखा है। और बात सुन कि सीक्रेट रिल्म जितना डीप होता है उतना ही घातक होता है, क्योंकि जवान लिन कॉन्टिनेंट में सीक्रेट रिल्म मिलना मतलब सीधा गेम चेंजर। और हर बार जब कोई ऐसा रिल्म खुलता है तो उसके पीछे खून से भरी कहानी छोड़ जाता है। और अब अगर यहाँ कोई बंदा ऐसा रिल्म खुद खोल रहा है तो या तो वो बंदा गॉड लेवल है या साइकोपैथ। लेकिन जो भी है, ये सेक्ट सिर्फ सीक्रेट नहीं है, ये सीधा पावर की फैक्ट्री है, जहां जो आया वो या तो राक्षस बना या राक्षसों का फीड बन गया। उसे ओपन करने के लिए प्रोफाउंड एम्परर रियल्म से ऊपर के कल्टीवेटर की जरूरत होती है, और उसी सीक्रेट रियल्म के अंदर